ये दुनिया की इस समय की सबसे बड़ी खबर है, इसलिए आप सबके लिए इस खबर के बारे में संपूर्ण जानकारी बहुत आवश्यक है और आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत ही सरल शब्दों में आपको बता सकें कि सीरिया में क्या हुआ है, इस तख्ता पलट का मतलब पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए क्या है। दुनिया के करोड़ों मुसलमान सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की तानाशाही समाप्त होने का जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि सीरिया में क्रांति आ गई है। लेकिन आज उन सब से हमारा सवाल यह है कि क्या इसे क्रांति कहना सही होगा। सीरिया में तख्ता पलट सेना ने नहीं किया है, यह तख्ता पलट आतंकवादियों और सरकार के विरोधी विद्रोही गुटों ने मिलकर किया है। अब सीरिया की स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है और उस पर 4 से 5 आतंकवादी संगठनों ने अलग अलग इलाकों पर कब्जा कर लिया है। मध्य सीरिया के इलाकों पर आईएसआईएस का कब्जा है, पश्चिमी और दक्षिणी सीरिया पर हयात के आतंकवादियों का कब्जा है, पूर्वी सीरिया पर कुर्द के लड़ाकों का कब्जा है और उत्तरी सीरिया पर इस समय सुन्नी मुस्लिम संगठनों का कब्जा है। तो सीरिया जो पूरा की पूरा देश है वो किसी एक संगठन या सरकार के कब्जे में नहीं है। सीरिया अब घोषित रूप से आतंकवादियों की शरण में जा चुका है और पूरी दुनिया सिर्फ दूर बैठकर इसका तमाशा देख रही है। इस तख्ता पलट पर मुस्लिम देश भी आपस में बटे हुए हैं। जिन देशों में बहुसंख्यक आबादी सुन्नी मुसलमानों की है वहां इसका जश्न मन रहा है और जिन देशों में बहुसंख्यक आबादी शिया मुसलमानों की है वहां इस घटना पर सन्नाटा छाया हुआ है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सीरिया का यह गृह युद्ध असल में एक धर्म युद्ध है, जिसमें एक तरफ पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद थे जो शिया मुसलमान हैं और दूसरी तरफ विद्रोही और आतंकवादी गुट थे जो सुन्नी मुसलमान हैं। सुन्नी और शिया मुसलमानों की इस लड़ाई में सीरिया पिछले 13 वर्षों तक गृह युद्ध की आग में लगातार जलता रहा और इस गृह युद्ध में या कह लीजिए कि इस धर्म युद्ध में 3 लाख से ज्यादा मुसलमान मारे गए। इसलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से जरा ध्यान से सुन लीजिए, 3 लाख से ज्यादा मुसलमान वहां पर मारे जा चुके हैं। 54 लाख से ज्यादा मुसलमान विस्थापित हो चुके हैं जिन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। सीरिया की 90% आबादी भूखमरी का शिकार हो गई। लेकिन दुनिया में कभी इन मुसलमानों के मानव अधिकारों की कहीं पर भी कोई बात नहीं हुई। इसका कारण सिर्फ यह था कि सीरिया में मुसलमानों के दुश्मन मुसलमान ही थे, यानी मुसलमान ही आपस में लड़ रहे थे। सीरिया में 74% आबादी सुन्नी मुसलमानों की है और सिर्फ 13% आबादी शिया मुसलमानों की है। तो सीरिया के समाज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कोई और आपको आज बताएगा नहीं। सुन्नी मुसलमानों की शुरुआत से यह मांग थी कि बशर अल असद को इस्तीफा दे देना चाहिए और एक सुन्नी बहुल देश में सुन्नी मुसलमान को ही सीरिया का राष्ट्रपति बनना चाहिए। और अब जब राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया छोड़कर रशिया जा चुके हैं और सीरिया में असद परिवार का शासन 54 वर्षों के बाद हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है, तब सीरिया में जश्न भी मन रहा है और वहां बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद की मूर्तियां भी तोड़ी जा रही हैं। श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और सीरिया के तख्तापलट में एक समानता यह है कि यहां भी विद्रोहियों ने राष्ट्रपति भवन में घुसकर तोड़फोड़ की और वहां रखे कीमती सामान को चुरा लिया। तो अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, हाल के वर्षों में तख्ता पलट कई जगह हुआ है। देखिए अपनी स्क्रीन पर आप, अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ, श्रीलंका में हुआ, विद्रोह हुआ, बांग्लादेश में अभी हाल ही में विद्रोह हुआ और अब सीरिया में विद्रोह हुआ है और तख्ता पलट हुआ है। इन सब जगह एक बात समान है, विद्रोही सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में घुसते हैं या प्रधानमंत्री आवास में घुसते हैं, वहां तोड़फोड़ करते हैं, कीमती सामान को लूट कर ले जाते हैं। और इस बार भी लोग सीरिया के राष्ट्रपति भवन का फर्नीचर, वहां के पर्दे, लैंप्स, टेबल, जितना भी कीमती सामान था, यहां तक कि राष्ट्रपति बशर अल असद के कपड़ों को भी अपने साथ लूट कर ले गए। और ये तस्वीरें अब दुनिया के लिए असल में सामान्य हो चुकी हैं क्योंकि हमने इतने सारे देशों में हाल के वर्षों में ये सब कुछ होते हुए देखा है। सीरिया के मीडिया का दावा है कि बशर अल असद के एक गैरेज से, जो गाड़ी जहां खड़ी करते हैं उस गैराज से 40
सुपर लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं और इन गाड़ियों की कीमत 150 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। इनमें एक गाड़ी तो फरारी F50 सीरीज की है जिसकी कीमत 35 करोड़ रुपए के आसपास है। तो 90% जनता जिस देश की भूखमरी से पीड़ित है, भूखी है, भूखमरी छाई हुई है चारों तरफ, वहां के राष्ट्रपति की गैरेज जरा देखिए और देखिए कि कितनी शानदार और दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियां उनकी गैरेज में खड़ी हुई थी। देखिए, तो इन देशों के जो तानाशाह होते हैं, गरीब देशों में जो तानाशाह होते हैं, डिक्टेटर होते हैं, उनकी सच्चाई यह होती है कि चाहे वहां सारी जनता भूखी मरती रहे, गरीबी की गर्त में चली जाए, लेकिन उनकी ऐशो आराम भरी जो जिंदगी है उसमें कोई कमी नहीं आती। सीरिया के लोग इतने वर्षों तक सुन्नी और शिया की लड़ाई लड़ते रहे, जबकि इस दौरान सीरिया में बशर अल असद और उनके परिवार की संपत्ति सारे रिकॉर्ड तोड़कर 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई और यह सीरिया की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। सोचिए जरा एक बार, सीरिया की जीडीपी 75,000 करोड़ रुपए की है और बशर अल असद की संपत्ति ही 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है और उनके पास 2 लाख किलोग्राम सोना है और ऐसा दावा किया गया है कि यह सारा सोना राष्ट्रपति बशर अल असद अपने साथ मॉस्को ले गए। अब आप यह देखिए कि सीरिया में इतनी आसानी से यह तख्ता पलट हुआ कैसे और असद को भी यह पता नहीं चला कि कैसे एक दिन उनका सिंहासन हमेशा के लिए उनसे छीन लिया जाएगा। सीरिया के पास दुनिया की 60वीं सबसे बड़ी सेना है, 2 लाख सैनिकों की फौज है, 168 लड़ाकू विमान है, 27 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, 2700 टैंक्स हैं, 47 बख्तरबंद गाड़ियां हैं और हजारों केमिकल बॉम्ब्स हैं जो एक बार में लेबनान जैसे पूरे देश में तबाही ला सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद सीरिया की सेना विद्रोही गुटों से बड़ी आसानी से इस बार हार गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सीरिया की सेना ने इस युद्ध में पहले ही एक प्रकार से सरेंडर कर दिया था और ऐसा 2 कारणों से हुआ। पहला, विद्रोही गुटों के लड़ाकों की तरह सीरिया के ज्यादातर सैनिक भी सुन्नी मुसलमान थे, तो उधर से भी सुन्नी मुसलमान लड़ रहे थे और इधर से भी सुन्नी मुसलमान ही थे सीरिया की फौज में। और दूसरा, वो बशर अल असद की सरकार से नाराज थे क्योंकि सरकार इन सैनिकों को बहुत कम तनख्वाह दे रही थी और काफी लोगों की तनख्वाह तो बहुत समय से आई ही नहीं थी। इन सैनिकों को, यानी जो सीरिया के सेना के जो सैनिक हैं, इन्हें हर महीने सिर्फ 18 US डॉलर्स यानी भारतीय रुपयों में सिर्फ 1,500 रुपए की तनख्वाह मिल रही थी। अब सोचिए, 1,500 रुपए महीने की तनख्वाह के लिए ये सैनिक अपनी जान की कुर्बानी क्यों देते और उस राष्ट्रपति की सत्ता क्यों बचाते जिसके पास खुद 3 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। और इन्हीं कारणों से सीरिया की सेना ने इस बार विद्रोही गुटों की मदद की और जब यह बात राष्ट्रपति बशर अल असद को समझ में आई तो उन्होंने सीरिया को छोड़ने का फैसला लिया। और रशिया के मीडिया का यह दावा है कि बशर अल असद अगर सीरिया में रुकते तो वहां उनकी हत्या हो सकती थी, उनकी जान को खतरा हो सकता था और इसीलिए वो भागकर सबसे जो सेफ देश है उनके लिए वो है इस समय रशिया, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन असद के बहुत करीबी माने जाते हैं और उन्होंने मॉस्को में जाकर शरण ले ली। हालांकि इस तख्ता पलट के कुछ ही घंटों में आतंकवादी संगठन हयात तहरीर अल शम ने सीरिया में सरकार का सारा कामकाज अपने कंट्रोल में ले लिया और सीरिया से विस्थापित हुए लोग अब वापस अपने देश वापस लौट रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं और जो लोग ऐसे थे जो भागकर सीरिया से बाहर चले गए थे अब वो वापस अपने देश लौट रहे हैं। कैसे, जरा देखिए। अब आप ये देखिए कि क्या इस तख्ता पलट के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद हो सकती है। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार 4 प्रमुख स्तंभों पर टिकी हुई थी। इनमें पहला था रशिया, दूसरा ईरान, तीसरा हिजबुल्लाह और चौथा स्तंभ था चीन। ये 4 पार्टियां ऐसी हैं जो राष्ट्रपति बशर को बहुत मदद कर रही थी। चीन ने बशर अल असद को कभी खुलकर समर्थन तो नहीं दिया, लेकिन रशिया के कारण चीन हमेशा से सीरिया के खेमे में रहा और इजराइल ने इसी खेमे को तोड़कर सीरिया में इस सरकार को गिरा दिया। यानी यह रशिया की बहुत बड़ी हार है, यह हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी हार है और यह चीन की भी हार है एक तरीके से। और उसने सबसे पहले, इजराइल ने
हिजबुल्लाह को कमजोर किया। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को उन्होंने मार दिया। लेबनान में पेजर्स के जरिए हमले किए। हिजबुल्लाह से सीरिया की सरकार को मिलने वाली सारी मदद पूरी तरह से रुक गई और जो बची भी थी उसे इजराइल ने रोक दिया। तो पहली बात तो यह है कि हिजबुल्लाह से जो मदद आ रही थी सीरिया और सीरिया की फौज को, वो मदद बंद हो गई और यह हुआ इजराइल की वजह से। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की वजह से रशिया पहले ही अपनी सैन्य तैनाती को सीरिया में कम कर चुका था, इसलिए मोसाद ने इसका भी बड़ा फायदा उठाया क्योंकि रशिया की अब ऐसी स्थिति बची नहीं थी। रशिया की पूरी फौज इस समय यूक्रेन के साथ व्यस्त है। वो खुद इस समय एक जंग लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी जंग है और कई वर्षों से चल रही है। अब उनके पास ना तो इतने सैनिक बचे हैं, ना इतने हथियार बचे हैं कि वो सीरिया की भी रक्षा कर सके। इसलिए रशिया से भी मदद मिलनी बंद हो गई और ईरान को भी इजराइल ने ऐसी स्थिति में बांध कर रख दिया कि वो बशर अल असद की सत्ता को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया और इस तरह सीरिया में 54 वर्षों के बाद इतना बड़ा तख्ता पलट हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये इराक में सद्दाम हुसैन के तख्ता पलट के बाद सबसे बड़ा तख्ता पलट है। इजराइल से आज यह सीखा जा सकता है कि वो अपने किसी भी दुश्मन को कभी भूलता नहीं और एक ना एक दिन आगे चलकर उनसे बदला जरूर लेता है। पिछले साल जब हमास ने इजराइल पर आतंकवादी हमला किया था, तब राष्ट्रपति बशर अल असद ने इस हमले को अपना समर्थन दिया था और आज इजराइल का वो बदला पूरा हो गया। बशर अल असद के डॉक्टर से डिक्टेटर बनने की कहानी बताते हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी है ये। आज जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद कोई फिल्मी कहानी है। बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद वर्ष 1970 के तख्ता पलट के बाद सीरिया के राष्ट्रपति बने और उन्होंने अपने कार्यकाल में काफी खून खराबा किया। वर्ष 1982 में उन्होंने आतंकवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ हुए संघर्ष में 20,000 मुसलमानों की हत्या कर दी थी। हाफिज अल असद को उस जमाने का सबसे बड़ा तानाशाह माना जाता था और उनके बाद उनके बड़े बेटे बासिल अल असद को सीरिया का अगला राष्ट्रपति बनना था। लेकिन जनवरी 1994 में बड़े बेटे की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई और बहुत सारे लोग इस दुर्घटना को भी एक गहरी साजिश का हिस्सा मानते थे। बड़े बेटे की मौत के बाद हाफिज अल असद बहुत टूट गए और उन्होंने यह फैसला किया कि अब उनका छोटा बेटा बशर अल असद उनका उत्तराधिकारी बनेगा। उस समय उनका छोटा बेटा बशर अल असद लंदन में डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था और एक आई सर्जन बनने के लिए उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। तो बशर अल असद असल में एक डॉक्टर हैं और वो भी आंखों के डॉक्टर हैं। आंखों के डॉक्टर थे, लंदन में रहते थे। राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, ना ही कोई उनकी दिलचस्पी थी। लंदन में अच्छी खासी जिंदगी उनकी चल रही थी, डॉक्टर बन चुके थे और उन्हें सीरिया में राष्ट्रपति बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन बड़े भाई की मौत के कारण उन्हें अपनी ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़कर सीरिया वापस आना पड़ा और नियमों के मुताबिक वो सीरिया की सेना का हिस्सा बन गए, यानी उन्हें फौज में शामिल कर लिया गया। वर्ष 1999 आते आते बशर अल असद सीरिया की सेना में कर्नल बन चुके थे और बाद में वो अपने पिता के सलाहकार भी बने, यानी धीरे धीरे उन्हें ट्रेन किया गया। पहले उन्हें फौज में रखा गया, उनकी फौज की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद उन्हें राजनीति सिखाई गई और अपने पिता जो कि राष्ट्रपति थे उस समय, उनके वो सलाहकार बने। और फिर वर्ष 2000 में जब उनके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई तो असद 34 वर्ष की उम्र में सीरिया के राष्ट्रपति बन गए। सोचिए, सिर्फ 34 वर्ष की उम्र में वो राष्ट्रपति बन गए और इसके लिए सीरिया के संविधान को भी बदलना पड़ा, क्योंकि सीरिया का संविधान इतने छोटे उम्र के किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने के लिए उसमें प्रावधान नहीं था। उसे बदला गया और उसमें यह प्रोविजन डाला गया कि 34 साल का कोई व्यक्ति भी अब राष्ट्रपति बन सकता है। बशर अल असद की सोच काफी प्रगतिशील थी और वो सीरिया में बड़े बड़े बदलाव लाना चाहते थे और लाते भी, क्योंकि वो विदेश में पढ़े हुए थे, उनके विचार काफी आधुनिक थे, खुले हुए थे और वो सीरिया को भी एक तरीके से आधुनिक बनाना चाहते थे। उन्होंने सीरिया में इंटरनेट और कंप्यूटर के विस्तार के लिए एक योजना बनाई, जिसे वहां की सेना के विरोध के कारण तब रोक दिया गया। यह पहला मौका था जहां बशर अल असद को यह एहसास हुआ कि उनके आधुनिक विचारों को अपनाने के लिए सीरिया के लोग और सीरिया की व्यवस्था
अभी तैयार नहीं है और वो ये होने नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने अपनी कोशिशों को जारी रखा और वो सीरिया को गरीबी से निकालकर काफी आगे तक लेकर गए। वर्ष 2000 में जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब सीरिया की जीडीपी 1,60,000 करोड़ रुपए की थी, लेकिन बशर अल असद अपनी अलग सोच और नीतियों से इस जीडीपी को 2011 में 5,60,000 करोड़ रुपए पर ले गए। यह वो समय था जब बशर अल असद की छवि एक डॉक्टर राष्ट्रपति की थी, यानी एक ऐसा राष्ट्रपति जो पहले डॉक्टर है, जो विदेश में पला बड़ा है, जिसकी सोच बहुत आधुनिक है, जो आगे की सोचता है। लेकिन इसके बाद वर्ष 2011 में उनकी सरकार के खिलाफ उनके ही देश में विद्रोह शुरू हो गए और इस विद्रोह ने उन्हें एक भोले भाले डॉक्टर से डिक्टेटर बना दिया और उनके कारण सीरिया में 3 लाख लोग मारे गए और सीरिया की जीडीपी 5,60,000 करोड़ रुपए से गिरकर सिर्फ 75,000 करोड़ रुपए की रह गई। जो बशर अल असद एक जमाने में खून देखकर डर जाया करते थे, उन्होंने ही सीरिया के विद्रोहियों और आम नागरिकों पर केमिकल बॉम्ब्स का इस्तेमाल करवाया, जिनमें हजारों लोग मारे गए और सीरिया एक खंडर जैसा देश बन गया। लोग बशर अल असद को क्रूर कहने लगे, पत्थर दिल कहने लगे। बशर अल असद ने राष्ट्रपति बनने के बाद वर्ष 2000 में शादी की और उनकी पत्नी का नाम है अस्मा अल असद और अस्मा एक इन्वेस्टमेंट बैंकर रही हैं और ऐसा कहा जाता है कि बशर अल असद कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी पत्नी की राय जरूर लेते हैं और मैं खुद बशर अल असद और उनके घर में उनसे जाकर मिल चुका हूं और आज मैं आपको कुछ अनुभव बताता हूं। वर्ष 2017 में जब सीरिया में ऐसा ही गृह युद्ध चल रहा था, ISIS ने एक बार फिर से तब हमला किया था, तब मैं सीरिया के इस युद्ध को कवर करने के लिए गया था और जब मैं दमास्कस पहुंचा तो हमने राष्ट्रपति असाद से संपर्क किया और हमने उनसे इंटरव्यू के लिए कहा कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहेंगे। और राष्ट्रपति असाद से जब बात हुई और उन्हें पता चला कि भारत से कोई पत्रकार आया है उनसे मिलने के लिए, तो राष्ट्रपति असाद ने हमें अपने घर बुलाया और मैं आपको उनका एक छोटा सा एक जेस्चर बताता हूं। हमारे स्वागत के लिए उन्होंने कहा कि जब आप आएंगे तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने घर का दरवाजा खुद आपके लिए खोलूं। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही हम उनके घर के बड़े से दरवाजे पर पहुंचे, वो दरवाजे के ठीक पीछे खड़े हुए थे, खुद दरवाजा खोलकर हमारा स्वागत करने के लिए। उसके बाद हम उनके साथ बैठे और जितनी भी हमने उनके साथ बातचीत की, मेरा जो अपना निजी अनुभव रहा, स्वभाव में बहुत सौम्य थे, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छी बातें करते थे। दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, दुनिया में कहां कहां क्या क्या हो रहा है, इस सब की जानकारी उनके पास थी और वो सीरिया को बहुत आधुनिक बनाना चाहते थे, विकास की बातें करते थे, इन्वेस्टमेंट की बातें करते थे। लेकिन ऐसा लगा कि एक डॉक्टर जो लंदन में पढ़कर आया है, वो सीरिया की व्यवस्था के कारण अब बहुत मजबूर हो चुका है और उस डॉक्टर को हालात ने एक डिक्टेटर बना दिया है। और जो व्यक्ति इतनी सौम्यता से बात करता है, जो इतनी आपकी खातिरदारी कर रहा है, उस व्यक्ति के उस चेहरे के पीछे एक क्रूर चेहरा भी था और वो क्रूर चेहरा सिर्फ अपनी सत्ता को बचाना चाहता था, सिर्फ सीरिया की सिंहासन पर बने रहना चाहता था और उसके लिए वो कोई भी फैसला, कोई भी कठिन फैसला लेने के लिए तैयार थे। तो जब मैं वहां पर गया था, मैंने भी यह देखा कि उस समय भी 2017 में भी पूरा सीरिया बशर अल असद के कब्जे में नहीं था। सीरिया की अलग अलग पॉकेट्स थी जहां पर अलग अलग संगठनों ने अपने अपने कब्जे किए हुए थे। उस समय रशिया का पूरा समर्थन था बशर अल असद की सेना को और हम फ्रंट लाइन तक होकर आए और जब हम गए दमास्कस से आगे फ्रंट लाइन तक, यानी सीमाओं तक, तो बहुत बार ऐसी जगहें आई जहां बीच में से जा रहे हैं, लेकिन उस जगह पर, उस क्षेत्र में सीरिया की सेना का कब्जा नहीं है, किसी और का कब्जा है। तो जब आप गए हैं तो हो सकता है उस इलाके में सीरिया की सेना का कब्जा है, लेकिन जब आप वहां से वापस आ रहे हैं तब तक किसी और का कब्जा हो चुका था। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हमने वहां देखे और जब आसपास हम वहां पर घूमे तो हमने देखा कि पूरा जो देश है वो एक खंडर में तब्दील हो चुका है। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि सिंहासन और समय का चक्र, और समय कभी एक जैसा नहीं रहता, ये समय का चक्र लगातार घूमता रहता है। इस दुनिया में लोग जो सोचते हैं कि हम तो राज करने के लिए ही पैदा हुए, इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को ऐसे ही अमेरिका ने मार दिया था।
लीबिया के तानाशाह मोहम्मद गद्दाफी की भी विद्रोहियों ने बड़ी निर्ममता के साथ हत्या कर दी थी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा था और हाल ही में बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जब उन्हें रातों रात अपने महल को छोड़कर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इससे यह पता चलता है कि समय से बड़ा, समय से बलवान कोई नहीं हो सकता, चाहे कोई तानाशाह अपने आप को कितना भी शक्तिशाली समझता हो, चाहे उसे अपने बारे में कितनी भी गलतफहमी हो, चाहे वो 50-50 वर्षों से शासन कर रहा हो, लेकिन वक्त बदलते समय नहीं लगता। एक रात में सब कुछ बदल सकता है और असद के साथ भी यही हुआ।